हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उस उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम जो हिमाचल प्रदेश में बहती हुई नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हमने सतलुज नदी के बारे में जिक्र किया था। परंतु मेरा यह मानना है कि अगर हम भारत की नदियाँ पहले जान लेते हैं तो हम उसके बाद हिमाचल की नदियों को जानें तो हमारे को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसको अगर मैप के ज़रिए समझा जाए तो कुछ पता ही नहीं लगता आम स्टूडेंट को। तो इससे इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जिक्र करेंगे, और जो क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए क्या है क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा और ज्वार नंदमुख क्या होता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो एस्चुरी उसे कहा जाता है जो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के पानी के साथ मिलता है, वो कहलाता है एस्चुरी। तो यह कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है, मांडवी नदी बनाती है, और इसको ही ज्वार नंदमुख कहा जाता है। ये नदियाँ है जो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है। उसके बाद शब्द आता है डेल्टा। ये डेल्टा इस वीडियो में आएगा, इसलिए हमने ये शब्द की जो महत्ता है उसको समझाने के लिए हमने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है। तो डेल्टा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेल्टा नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। लाई गई मिट्टी के दौरान नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे मेन आपने डेल्टा से जो रिलेट पॉइंट है वो रखना आपने याद। त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जो डेल्टा बनता है वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बनती है। तो हम देखते हैं कि डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है। तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और महानदी और गोदावरी और कृष्णा ये डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसका क्या नाम है, और भारत में प्रवेश करते ही इसका क्या नाम हो जाता है, और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो यह इसका क्या नाम पड़ता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद महानदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, गोदावरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कृष्णा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, ये दो भागों में है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो नदी तंत्र से हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये पहाड़ियाँ हैं, इनमें जो रंग वाले पेन से लाइनें बनाई गई, ये नदियाँ निकलती है। नदियाँ एक जगह इकट्ठी हुई है, ये क्या बना रही है? मुख्य नदी बना रही है। छोटी छोटी नदियों द्वारा मुख्य नदी बनाने को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। एक और बार हम इसको समझाते हैं। तो जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती है और जो अंत में जाकर इकट्ठी होकर एक मुख्य नदी बनाती है, उसको नदी तंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है उसमें आता है मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्र, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी है। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र शब्द क्या है।
अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ एक, उसके बाद है यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती है, वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ। हाँ, ये एक और पॉइंट है इसका नदी तंत्र का, कि जो छोटी छोटी धाराएं एक बड़ी नदी का प्रभाव, मतलब बड़ी नदी में इकट्ठी होती, उसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो सहायक नदियां कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे हम जो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। अब हम मैप के जरिए इसको डिस्कस करेंगे। मैप के जरिए ही हम देखेंगे कि इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और कहाँ से ये प्रवेश करती है। तो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी। आगे बहती हुई यह नदी गिलगित पाकिस्तान में जाकर मिलती है और दर्तिस्तान के पास पाकिस्तान में मिलती है। अब हम बात करेंगे कि प्रवेश करती है और कराची से पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, और जब पाकिस्तान में मिलती है तो वहाँ से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर वर्ग है। अब हम बात करते हैं भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे आप जैसे हम सीरीज लाएंगे क्वेश्चन में तो उसमें देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के अरब सागर मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। तो ये है सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और सतलुज नदी। ये 5 नदियां सिंधु में मिलती है। जब ये अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 नदियां मिलती है। अब हम बात करते हैं चेनाब की। तो चेनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। K12 लारा दर्रे से होता है इसका उद्गम। किसका? चेनाब का, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदियां चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम हो गया यहाँ इसका K12 लारा दर्रे से। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास नदियां आकर मिलती है। तो हमने मैप में देखा होगा, यहाँ से देखो झेलम नदी आ रही है तो ये चेनाब में मिल गई, और यहाँ से रावी नदी आ रही है, ये भी चेनाब में मिलेगी। यहाँ से सतलुज नदी आ रही है, तिब्बत के सतलुज निकल रही है, आपको मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ये सतलुज नदी ये भी चेनाब में आकर मिलती है। और जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पहले सतलुज में मिलती है, उसके बाद सतलुज नदी उसको लेकर चेनाब में जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनाग में ही जम्मू कश्मीर में एक झील है, बेरीनाग झील है। और जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और इसी जो बुल्लर झील है, इसी झील के ऊपर तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया बेरीनाग से संबंधित फैक्ट। जो झेलम नदी है ये 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्माण कौन नदी करती है? ये झेलम नदी करती है। पाकिस्तान के जंग के निकट
चेनाब नदी में मिल जाती है। जो पाकिस्तान का जंग क्षेत्र है वहाँ पर ये चेनाब में आकर मिल जाती है। अब हम देखेंगे रावी नदी को। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिलती है। ये भी जंग के निकट ही चेनाब में मिलती है और झेलम भी जंग के निकट ही चेनाब में मिलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है तो आप देख सकते हैं, देखो रोहतांग दर्रे से निकली है और बाद में जाके ग्रीन वाली जो रेखा है ये चेनाब नदी है, इसमें जाकर मिल जाती है। ऊपर से झेलम नदी आई है, ये भी चेनाब में आकर मिल गई। अब सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं हम। ये नदी तिब्बत राक्षस ताल से निकलती है, सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, यहाँ से देखो सतलुज नदी तिब्बत के यहाँ से निकली, ये नेपाल का एरिया है, यहाँ से सतलुज निकली और जो ब्यास और सतलुज जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हरिके नामक स्थान से जो इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ये हरिके नामक स्थान से निकलती है। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी की। रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलुज में मिल जाती है। तो हमने पहले बात की कि जो ब्यास नदी है वो ब्यास नदी जब सतलुज के ऊपर मिलती है तो हरिके नामक स्थान पर सतलुज में मिलती है। और जो हरिके क्षेत्र में हमने ब्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान में होकर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 470 किलोमीटर। अब हम अगला फैक्ट देखेंगे। पाकिस्तान के बाबलपुर में जब सतलुज नदी चेनाब नदी में मिलती है तब चेनाब में मिलकर पंच नदी का निर्माण करती है। तो पंच नदी झेलम मिलती है, उसके बाद चेनाब आ रही है यहाँ से, और रावी भी झेलम में मिलती है, 3 होगी। उसके बाद ब्यास नदी सतलुज में मिलती है, सतलुज आगे जाके चेनाब में मिलती है। तो 5 नदियाँ, इसलिए इसको पंच नदी कहा जाता है। और 45 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। उसके बाद ये 5 नदियों का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे कि 5 नदियाँ हिमाचल से बहते हुए, तिब्बत से बहते हुए, हिमाचल से बहती हुई, तो भारत में ही इन नदियों का जो बहने का क्षेत्र है। उसके बाद हम पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो अगर भारत इन नदियों को रोक ले तो पाकिस्तान को पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके संबंध में सिंधु जल समझौता हुआ। पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस संधि में, इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी और सतलुज, इस पर जो नियंत्रण होगा वो भारत का होगा। और 3 नदियाँ पश्चिमी नदियाँ हैं जो सिंधु, चिनाब, झेलम, इस पर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसमें 50%, 80% और 20% जो निर्धारण किया गया था इस समझौते में। अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी और सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। और जहाँ पर ये मिल रही है, गोमुख से भागीरथी मिल रही है और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिल रही है वो उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है।
और उसके बाद ये गंगा नदी बन जाती है। तो जो अलकनंदा की सहायक नदियां हैं वो है मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। और पिंडार नदी भी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। धौली गंगा यह भी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिलती है। और उसके बाद अलकनंदा के तट पर ही स्थित बद्रीनाथ का मंदिर है। उसके बाद बात करेंगे हम कि जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा की सहायक नदी है, उसी के ऊपर केदारनाथ मंदिर है। अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो जो भागीरथी है वो गोमुख से निकलती है, अलकनंदा सतोपत हिमानी से निकलती है। अब हम देखते हैं गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 2071, जबकि जो बाकी की लंबाई है इसकी वो बांग्लादेश में है। अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी। सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है, गोमुख से भागीरथी निकलती है। अब हम बात करेंगे जो अलकनंदा है, अलकनंदा की सहायक नदियां हैं पिंडार और मंदाकिनी, ये हमने पहले जान लिया। और जहाँ पर मिलती है कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। जब ये अलकनंदा मिलती है तब इसका जो संयुक्त रूप है वो देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब वो देवप्रयाग, ये पहले हमने नोट कर लिया। इसके ऊपर केदारनाथ मंदिर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले पॉइंट पे आएंगे। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो वहाँ दो धारा में बढ़ गई, देखो यहाँ से जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है गंगा नदी की, तो ये दो तटों में बढ़ गई। एक रेड लाइन आ रही है तो होगली होगी, और ये भागीरथी दो धाराओं में बहती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा प्रवेश करने से यह पद्मा नाम कहलाती है, और आगे बहती हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र में, जिसे ब्रह्मपुत्र और पद्मा जब मिल जाती है तो जिसे बंगाल में बांग्लादेश में जाकर यमुना नाम दे दिया गया। इसका संयुक्त नाम यमुना पड़ गया। उसके बाद जो बाद में ये बांग्लादेश में संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानी जाने लगी, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद है गंगा की सहायक नदियाँ, ये है सबसे पहले यमुना, कोसी, सोन, गोमती, और है दामोदर, घाघरा को ही सरयू कहा जाता है, गंडक और रामगंगा, ये गंगा की सहायक नदी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यमुना की। यमुना सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के बदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती हुई प्रयागराज जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर गंगा में मिलती है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, इसका डायग्राम पे मैप पे देखते हैं हम। यमुना की सहायक नदियाँ है, ये बद्रपुर से निकलती है यमुना, इसकी है चंबल, बेतवा। सांची का सबूत जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये भी बेतवा नदी के ऊपर है भोपाल में। और केन नदी, और जहाँ पे यमुना मिल रही है उस स्थान का नाम है प्रयागराज जो इलाहाबाद है।
अब हम बात करते हैं चंबल नदी की, जो यमुना की सहायक नदी है चंबल, उसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के मोह क्षेत्र जाना पाप पर्वत से निकलती है कि कौन सी नदी? चंबल नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जब पहुंचती है तो यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे बेतवा। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, बेतवा होगी और चंबल होगी। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश में हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो जो नोट है इसको, जो प्रसिद्ध स्थान सांची का स्तूप अशोक का है जो बेतवा नदी पर स्थित है, और तीसरी ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। यह नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। मार्ग बदलने के कारण यह चर्चा में रहती है। बिहार का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। बिहार के कटिहार में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम दामोदर नदी की। झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी, ये ऊपर डायग्राम में देखते हैं हम मैप में, तो ये आ रही है यहाँ से, तो ये हुगली में मिल गई जो पश्चिम बंगाल में है। अब हम हुगली में मिल जाती है। बंगाल का अभिशाप किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और ये प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम है उत्तर प्रदेश के पीलीभीती गोमताल से निकलती है। उत्तर प्रदेश के गोमताल से निकलती है या पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। यह सीधे याद रखना आपने, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमताल से निकलती है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील भी इसी को कहा जाता है। उद्गम इसका मैदान से माना गया है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। उसके बाद बात करेंगे हम सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यमुना के बीच जल विभाजन कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। उसके बाद बात करें हम घाघरा सरयू। गंडक नदी गंगा तट के बाएं किनारे में मिलती है। ये देखो गंडक नदी है, ये बाएं किनारे में मिलती है। उसके बाद गंगा नदी के जो प्रमुख पॉइंट है, जैसे दाएं तरफ और बाएं तरफ, उसको हम जान लेते हैं एक बार। तो गंगा नदी ग्रीन वाली लाइन है, ये वो बहती हुई गंगा नदी। इसके बाएं हो रहे गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। और दाएं तट पर है यमुना, सोन, टॉस नदी, ये दाएं साइड तट पर स्थित है। उसके बाद गंगा नदी 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद जो गंगा नदी के किनारे बसा शहर है वो कानपुर है 2011 की जनगणना के अनुसार। गंगा नदी का प्रवाह क्रम है जो वो है सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये क्रम
लगाने को आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे क्रम दे देंगे आपको 4 ऑप्शन में और उसको लगाओगे गंगा नदी का प्रवाह क्रम क्या है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर मैप के तिब्बत चीन से होकर बहती हुई जब यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है तो आगे जाकर यह उसके बाद इसमें ही गंगा प्रवेश कर जाती है, गंगा मिलती है तो ये बांग्लादेश में जाकर। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से बहती है। ये तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर से कौन कौन सी झीलें और निकलती है? सतलुज झील निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो निकलती ही है, सिंधु नदी भी ब्रह्मपुत्र से ही निकलती है। तिब्बत में इसे बरलुंग जगबोआ नाम से जाना जाता है। जगबोआ, बरलुंग जगबोआ नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत में जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। असम घाटी में जब प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में भी इसका दिहांग नाम पड़ता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ये जमुना नाम से जानी जाती है। और जब बांग्लादेश में प्रवाह बहती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। जब गंगा इसमें मिल जाती है तो ये पद्मा कहलाती है। और दोनों जब मिल जाती है तो ये मेघना, बांग्लादेश में जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली ये नदी ब्रह्मपुत्र है। सुंदरबन डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, सुबनसिरी, केमंग, मानस, दिबांग, लोहित को ही खून की नदी कहा जाता है, बराक, कपिली। अब हम देख लेते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र, ग्रेन, केमेंग और बराक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद मानस भी इसी की सहायक नदी है, कपिली भी इसी की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं इसी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है। तीस्ता नदी का उद्गम है सिक्किम से। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और बांग्लादेश के मेघना में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप इसी नदी पर है, माजुली द्वीप, जो असम में पड़ता है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। 2 नदी तंत्र थे, अपवाह तंत्र के 2 थे, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत पुराना है। दक्षिण भारत का नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र के द्वारा बहती है। प्रायद्वीपीय तंत्र में नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी माही, ताप्ती बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम बंगाल में पश्चिम से बहती हुई 1312 किलोमीटर यह अपना सफ़र तय करती है। उसके बाद खंबात की खाड़ी में जब मिलती है, खंबात की खाड़ी में जब पहुंचती है तो ये अरब सागर में प्रवेश
कर जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम उत्तर में विंध्याचल पर्वत, जो ग्रीन में हमने पहाड़ बनाए हैं, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत का निर्माण करती है। और जो बीच से बहती हुई, पर्वतों के बीच से बहती हुई ये मध्य प्रदेश की सबसे, जो बीच में बहती हुई इस श्रेणी को कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली भी इसी को कहा जाता है, रिफ्ट वैली भी इसी को कहा जाता है। तो जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ये है नर्मदा की सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा और शेर। शेर और तवा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती है। तो जो पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। बीच में जो बहती है इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिंबेस्कर से निकलती है। दक्षिण भारत में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो 3 नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 3 नदियां ही आपको अरब सागर में गिरती देखने को मिलती है। उसके बाद जो गोदावरी है, इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी। उसके बाद कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा और कोयना। जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं वो है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कृष्णा नदी पर जल विवाद है। ये किस किस देश के बीच में है, किस किस स्टेट के बीच में है? तो ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में यह विवाद है। 1957 से चला आ रहा है कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे महानदी की। तो महानदी छत्तीसगढ़ में उद्गम इसका रायपुर के सिहाबा पहाड़ी से होता है और उड़ीसा की प्रमुख और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है महानदी। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे मैप में देखिए महानदी यहाँ से बहती है। इसकी सहायक नदी तेल है, सिहाबा। तेल और जोंक किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है महानदी की सहायक नदियाँ। और सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। सिहाबा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बात करेंगे हम कावेरी। तो कावेरी देख सकते हैं हम, यहाँ से निकली है, ब्रह्मगिरी से निकलती है और जो अंतिम में तिरुचिरापल्ली में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जो कावेरी नदी है इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब हम अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी, ये झारखंड में बहने के बाद झारखंड की पहाड़ियों से निकलती है। देखो यहाँ पे स्वर्ण रेखा मैप में, स्वर्ण रेखा झारखंड की पहाड़ी नदी है और झारखंड से में ही बहती है। जो रांची है, रांची के निकट छोटा नागपुर से यह निकलती है। जमशेदपुर, टाटानगर का तट भी इसी नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे हम लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ पर है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है।
गुजरात के कच्छ में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है ये है लूनी नदी, जो उद्गम होता है जिसका, और बाद में यह विलुप्त हो जाती है। तो ये एकमात्र नदी है लूनी नदी। इसे सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद काली नदी है। तो काली नदी आप देख सकते हैं यहाँ नेपाल के साथ ही उत्तराखंड में है काली नदी बहती हुई। ये भारत और नेपाल की सीमा निश्चित करती है यही नदी काली नदी। शारदा की काली गंगा के नाम से जानी जाती है। शारदा काली गंगा के नाम से जानी जाती है काली नदी। हिमालय स्थित काला पानी से निकलती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। उसके बाद पेनार नदी। पेनार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। 970 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद देखेंगे हम इन नदियों से संबंधित क्वेश्चन। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? ये उत्तराखंड की चमोली जिले में 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसे यहाँ पर विष्णुपराग है, धौली गंगा है, नंदप्रयाग है, नंदकिनी है, कर्णप्रयाग है, पिंडारी हमने पढ़ा, और देवप्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के जो स्थान है मिलने का, वहाँ पर देवप्रयाग है। अब हम बात करेंगे वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो यह गंगा नदी बहती है, सतलुज नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है और झेलम नदी ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे, घाघरा सरयू की नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी विवरंस रेफ्ट वैली घाटी से बहती हुई? तो रेफ्ट वैली हमने दो पर्वतों के बीच की जो कौन सी नदी थी वो थी गंगा, नर्मदा, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ रेफ्ट वैली घाटी में से बहती है। किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो सबसे पहले तिब्बत से निकलती है, तो इस वहाँ पे क्या क्या नाम है इसका? सांगपो। असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी में और पद्मा बन जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो साबरमती नदी अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हम कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जल विद्युत विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा है, 2510 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। हिमाचल के पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास, रावी और चिनाब। हरियाणा से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं घग्गर नदी। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें पूरे वर्ष पानी का बहाव रहता है। लेह लद्दाख किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? ये नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? तो ये सतपुड़ा श्रृंखलाएं स्थित है। कौन सा शहर निम्न में से लखनऊ, कोलकाता, कानपुर, कन्याकुमारी नदी के किनारे नहीं बसा? कन्याकुमारी नदी के किनारे नहीं बसा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ? तो मानसरोवर झील तिब्बत से सिंधु नदी का उद्गम हुआ। इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती,
कुंभ का मेला इलाहाबाद में ही लगता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। गोदावरी नदी अंत में कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी अंत में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र की और भी नदियां हैं सहायक। देखो नर्मदा, और नर्मदा की सहायक है तवा। कृष्णा मूसी सहायक है। कावेरी की भवानी। सुमेलित करने को है ये क्वेश्चन। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग, उत्तराखंड में आकर मिलती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। छत्तीसगढ़ के सिहावा से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कौन सी नदी निकलती है? महानदी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। कोसी और गंडक किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। कावेरी नदी अतः कहाँ से मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अब हम MCQs बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जौनपुर, गोमती, नासिक, गोदावरी, लखनऊ, गंडक, उज्जैन, शिप्रा। तो गलत है लखनऊ गंडक। निम्न में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये मूसी नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद बात करेंगे हम सोहनी महिवाल पॉइंट किस दरिया के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे सोहनी दरिया किनारा है। महिवाल पॉइंट है। सोनी महिवाल पॉइंट किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। किस नदी का उद्गम बेरीनाग से होता है? तो बेरीनाग कहाँ पर है? तो बेरीनाग है जम्मू कश्मीर में झील है ये बेरीनाग। यहीं पर बुल्लर झील है और जम्मू कश्मीर में ही नागिन झील है। जम्मू कश्मीर में ही मानस बल झील है। शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर में ही। बुल्लर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 160 किलोमीटर, और बुल्लर झील पर ही तुलबुल परियोजना है। तो बेरीनाग से हमने जम्मू कश्मीर की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे है? तो कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। डैश गंगा की सहायक नदियाँ नहीं हैं। यमुना, सतलुज, केन, सोन। तो सतलुज गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी किस प्रदेश से नहीं गुजरती? यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो हरियाणा से न बहती, उत्तर प्रदेश से बहती है, बिहार से बहती है, पश्चिम बंगाल से बहती है। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्यास की, यमुना की, गंगा की, इनमें से कोई नहीं। तो ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश या रैप्ट वैली घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी विभ्रंश से बहती है। भारत के यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र
सांगपो भी इसी को नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अयोध्या, सरयू, सूरत, ताप्ती, बरेली गंगा, कर्नूल, तुंगभद्रा, तो बरेली गंगा ये सही नहीं है। किस स्थान पर अलकनंदा और बागमती नदी मिलकर गंगा नदी बनती है, तो देव प्राग में आकर मिलती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। पर्वतों के बीच में हमने आपको डिस्कस किया था, मैप में पर्वत थे दो, उनके बीच से नर्मदा नदी, विंध्याचल था उत्तर में और दक्षिण में था सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। हिमाचल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वर्ग द्वारी स्थित है, स्वर्ग द्वारी स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद है नदी की लंबाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। भारत की राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है, तो गंगा को कितने में 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है तो कौन है, लूनी नदी। गंगा नदी कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल से गंगा नदी उत्तराखंड से, और ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को इसका। उसके बाद बात करेंगे हम निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है, तो भारत से बाहर ब्रह्मपुत्र नदी। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सुंदरवन स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने भारत की नदियों के बारे में आपसे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।